नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको तमिलनाडु के पूर्व डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बारे में बताएंगे। इस बार उन पर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर बेहद भद्दी और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसके बाद उनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया हो, लेकिन जो विजय ने एक्शन लिया है बतौर मुख्यमंत्री, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर पहली बार है जब स्टालिन के बयान को लेकर वो कानूनी शिकंजे में फंसे हो। आज आपको विस्तार से बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि विवादित बयानों को लेकर कुछ लोगों की राय चेहरा देखकर क्यों बदल जाती है। और इसके बाद आपको पेपर लीक और धांधली को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताएंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ सबसे आगे खड़े थे, वो आज रांची में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। जंतर मंतर में जो लोग दिखे वो झारखंड में क्यों छू मंतर हो गए। झारखंड के हजारों युवा परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। बारिश, खराब मौसम के बीच फटे तिरपाल के नीचे बैठे इन छात्रों की मांग सिर्फ इंसाफ है। लेकिन हैरानी की बात है, जिन नेताओं, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दिल्ली के आंदोलन पर खूब आवाज बुलंद की थी और अच्छा किया था, आज वो इनके साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या न्याय की ये मांग सिर्फ राजनीतिक फायदे के तराजू पर तौली जाएगी। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके के अगले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बनने वाले हैं। पीओके चुनाव में पीएमएलएन की विवादित जीत के बाद नवाज की इस इच्छा पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन चर्चा यह भी है कि कानूनी पेच और बिलावल भुट्टो की बगावत के चलते नवाज की ये कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें उदयनिधि स्टालिन का स्वागत एक हीरो की तरह आज हुआ है। ये उदयनिधि स्टालिन, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, नारे लगाए गए, समर्थकों ने जश्न मनाया और ये भी तब हुआ जब आज सुबह तक उदयनिधि स्टालिन की खूब आलोचना हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि वो एक महिला को लेकर इतनी निम्न स्तर की बात कैसे कह सकते हैं। ये वही मामला है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को निशाना बनाने के लिए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्योंकि दोनों की दोस्ती है और ऐसा लग रहा था कि लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा दिखेगा और उनकी आलोचना की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों ने आज एक नई बहस छेड़ दी है और यहां से एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड भी देखने को मिला है। कदम कदम पर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें पहले एक नेता आपत्तिजनक बयान देता है, वो भी एक महिला के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है कि उसको अरेस्ट ही कर लिया जाता है और उसके बाद वही नेता खुद को पीड़ित बताने लगता है और आखिर में गिरफ्तारी को ऐसे पेश किया जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया। यानी असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और पूरी बहस गिरफ्तारी पर आकर टिक जाती है। यही लोकतंत्र के लिए सबसे हैरानी वाली बात है। गिरफ्तारी सही है गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। यहां यह भी सोचिए कि अगर गिरफ्तारी किसी जनहित के आंदोलन, किसी बड़े सिद्धांत या जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए हुई हो तो उसे अलग नजर से देखा जा सकता है। लेकिन यहां पे मामला क्या था? मामला किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी का हो तो वहां सबसे पहले आत्ममंथन होना चाहिए, ना कि विजय जुलूस। और वो भी अभिनेत्री त्रिशा पर हमला क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियां, उनके समर्थक अश्लील भाषा पर शर्मिंदा होने के बजाय उसका राजनीतिक उत्सव और जश्न मनाने लगे, उस दिन लोकतंत्र में संवाद की जगह सिर्फ शोर बचता है। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं, पहले देख लीजिए।
तो वही हो रहा है जिसकी आशंका रहती है। अब इसको जीत और हार, पॉलिटिकल नफा नुकसान के तराजू पर तोला जाएगा कि क्या जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री विजय ने की उसकी वजह से उनको ही चोट पहुंचेगी राजनीतिक रूप से, और क्या स्टालिन को उसका फायदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए हुजूम इस वक्त इकट्ठा है। लेकिन इन सब से दूर हुआ क्या है, यहां हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक नेता या एक घटना का नहीं बल्कि हमारे पूरे राजनीतिक रवैये और मानसिकता का सवाल है। कैसे पिछले महीने जंतर मंतर आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने, आपने देखा ही सोशल मीडिया पर दिन रात यही बवाल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और अशोभनीय, बहुत ही ऐसी भाषा जिसको न चलाया जा सकता है न दिखाया जा सकता है। पूरे देश में बहुत बहस छिड़ गई। कई विपक्षी दलों, उनके नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका तर्क था कि किसी की भाषा भले गलत हो लेकिन उसका जवाब जेल नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जो प्रावधान कानून में हो उसी के तहत काम होना भी चाहिए। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया, युवाओं को गुमराह हुए बच्चे बताते हुए माफ करने की बात की और सही रास्ता दिखाने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग उन युवाओं के समर्थन में खड़े रहे। उनका कहना था कि सरकार को आलोचना, कठोर भाषा भी सहन करनी ही चाहिए। लेकिन अब आज की घटना देखिए। आज तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में जो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन, उनको लेकर अश्लील टिप्पणी की। डबल मीनिंग में इतना भद्दा बयान दिया है कि वो बयान हम आपको बता भी नहीं सकते। यही नहीं, इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा गया और बयान सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया। और आप तो जानते ही हैं, किसी के खिलाफ एक बयान और उस बयान के बाद कैसे सोशल मीडिया पर तरह तरह से किसी को जलील करने के लिए उसका दोनों ही तरफ के नैरेटिव वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं, पार्टी टीवीके के कुछ नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अभिनेत्री त्रिशा है जिन्हें आप देख रहे हैं। एक बात देखिए, बिल्कुल साफ है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सार्वजनिक मंच से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पूरी तरह जायज है। भाई अगर कोई कंप्लेंट करता है, पुलिस उस हिसाब से एक्शन ले। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अचानक कर लेना, क्या ये सही है? क्या ये बदले की भावना से पिछली सरकार पर हमला नहीं है जो मुख्यमंत्री विजय कर रहे हैं? तो दोनों तरह की बातें इसमें आ रही हैं और दोनों ही तरफ से अगर कोई महिला पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी शिकायत दर्ज कराए, इसमें 1% भी मतभेद नहीं है। लेकिन आज सवाल जो है वो सिलेक्टिव आउटरीच का है, जो एक मामले में तो दिखाई देता है, दूसरे मामले में अचानक गायब हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जंतर मंतर पर तरह तरह की गालियां दी गई। अब उस वक्त ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, लेकिन आज वही लोग उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का कई लोग स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी नेता का विरोध करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, उसके खिलाफ बोलना जायज है, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन अश्लील, अपमानजनक, अभद्र भाषा के खिलाफ उसका विरोध तो होना ही चाहिए। लेकिन यह विरोध हर मामले में समान क्यों नहीं होता? आज अगर उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को सही कहा जा रहा है तो वही कसौटी उस समय भी लागू होनी चाहिए जब इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ। ये दोहरा मापदंड, ये जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। और यही वजह है कि हमें लगा कि आज सबसे पहले आपको ये अंतर दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब सही और गलत का फैसला सिद्धांत से नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा से होने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होता है। इस पूरे विवाद के 3 किरदार हैं। पहले हैं उदयनिधि स्टालिन, दूसरे हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तीसरी है अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन। और ये पूरा मामला जो है वो 3 अगस्त से शुरू होता है। 3 अगस्त को अगर आप देखें, डीएमके के कावेरी जल विवाद को लेकर एक बड़ी रैली कर रही थी और ये तंजावुर में हो रहा था। उदयनिधि स्टालिन का आरोप था कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस मुद्दे पर चुप है।
कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए असल मुद्दा कैसे, जो गंभीर मुद्दा है वो कैसे पीछे रह जाता है। गाली गलौज, किसने किसको अरेस्ट किया, उस पर मुद्दा चला जाता है। मुद्दे को भटकाने की भी जो स्ट्रैटेजी होती है, इस मुद्दे के बीच उदयनिधि स्टैलिन के भाषण के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने अचानक त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त उदयनिधि स्टैलिन चाहते तो भीड़ को तुरंत रोक सकते थे, कह सकते थे कि हम यहां किसानों, कावेरी के मुद्दे पर बात करने आए हैं, किसी महिला पर टिप्पणी करनी सही नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि हमारी शिकायत मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ है, एक अभिनेत्री का यहां पर नाम नहीं लिया जाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिस पर अफसोस जताने के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर डबल मीनिंग की सारी सीमाओं और मर्यादाओं को लांघकर कोई बयान दिया जा सकता है तो वो बयान उदयनिधि स्टैलिन ने दिया, और इसी बयान के बाद विवाद भड़क गया और आज उदयनिधि स्टैलिन की गिरफ्तारी हुई है। पहले ये बयान सुनिए। ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறாரு. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன जिस एफआईआर के आधार पर उदयनिधि स्टैलिन को गिरफ्तार किया गया वो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की एक महिला नेता की शिकायत पर दर्ज हुई थी। टीवीके ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से भी की है और पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उदयनिधि स्टैलिन का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका यह भी दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि वो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां पर त्रिशा के नाम के नारे लगाए गए और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया। सुनिए। Did you say something wrong yesterday? You decide. You decide. You saw the speech. Did I say something wrong? Did I say something, anybody's name except the CM's name? No. Why do you think this is happening? This is just revengeful. Sorry? Let the court decide. Let the court decide. I don't want to. इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि स्टैलिन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी अगर अदालत इन धाराओं में उदयनिधि स्टैलिन को दोषी मान ले तो वो कम से कम 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से ही उदयनिधि स्टैलिन को आज जमानत दे दी गई और कल वो तमिलनाडु के विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहां इस बात को भी याद रखिएगा कि उदयनिधि स्टैलिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं, जिनकी सरकार पर आज से 37 साल पहले जयललिता को विधानसभा में अपमानित करने का आरोप लगा था। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा यह चर्चा होती है कि प्रतिशोध में जो भी सत्ता में आता है वो अपने विरोधी को तुरंत ही किसी ना किसी बहाने जेल पहुंचाता है, टारगेट करता है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है जिससे एक मिसाल बने। अब देखिए, उस वक्त 25 मार्च 1989 को विधानसभा में मुख्यमंत्री करुणानिधि जो है वो बजट पेश कर रहे थे। विपक्ष ने पहले जयललिता के इस्तीफे और उससे जुड़े विवाद को लेकर हंगामा शुरू किया। बहस के दौरान जयललिता ने करुणानिधि पर तीखे आरोप लगाए और दोनों पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते सदन में धक्का मुक्की, कागज फेंकना, माइक उखाड़ना, हाथापाई की स्थिति बन गई। इसी अफरा तफरी के दौरान जब जयललिता को सुरक्षा घेरे में लेकर सदन से बाहर निकाल रहे थे तब जयललिता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीएमके मंत्री दुरई मुरुगन ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची। उनका आरोप था कि उस वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फट गया, सेफ्टी पिन निकल गई और उन्हें चोट भी लगी। बाद में उनकी फटी साड़ी वाली तस्वीरें पूरे देश में देखी गई, जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया था और हमेशा इसकी चर्चा होती है। जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की बात होती है तो ये जरूर
सुनाया जाता है। और आज जब उदयनिधि स्टैलिन ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बात कही है, तो लोग इस घटना को फिर से याद कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल और समझिए, और वो ये है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में जब भी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर हमला करना होता है तो बार बार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम ही क्यों सामने आता है। उदयनिधि स्टैलिन ने से पहले इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी नेता नयनार नागेंद्रन, उन्होंने भी विजय पर तंज कसते हुए पूछा था कि वो तृष्णा कृष्णन के घर से बाहर कब निकलेंगे, और बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी। यानी अलग अलग पार्टियों के नेता, लेकिन निशाना एक ही। अब जरा सोचिए कि अगर किसी नेता से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो उसमें एक महिला को बीच में घसीटना क्यों जरूरी हो जाता है। आखिर इन नेताओं की मानसिकता में दिक्कत क्या है, या फिर इनकी जो वैचारिक सोच है वो इतनी संकीर्ण, इतनी लघु कैसे है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और ये मानसिकता आपको राजनीति में हर जगह मिल जाएगी। यहाँ ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तृष्णा कृष्णन आखिर दोस्त कैसे बने, और इस रिश्ते पर इतनी राजनीतिक छींटाकशी आखिर क्यों होती है। इसकी शुरुआत साल 2004 में तब हुई जब घिल्ली नाम की फिल्म में थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को एक साथ देखा गया था। दोनों उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उस समय थलपति विजय तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार बन रहे थे। त्रिशा कृष्णन भी तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। घिल्ली जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। ये सिर्फ सुपरहिट फिल्म नहीं हुई, बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने लगी। फिल्म में विजय और त्रिशा की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म का गाना अप्पड़ी पोडू आज भी तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गानों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, 2024 में जब फिल्म के 20 साल पूरे हुए तो इसे दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और दर्शकों ने एक बार फिर उसी उत्साह के साथ इस फिल्म को देखा। सोचिए, 20 साल बाद। घिल्ली की सफलता के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। 2005 में तिरुपाची, 2006 में आथी, 2008 में कुरुवी फिल्म आई। लगातार हिट फिल्मों के बाद विजय और तृष्णा तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ी में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर दोनों में करीब 14-15 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके प्रशंसक हमेशा उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि इसी दौर में थलपति विजय ने ऐसी फिल्में ज्यादा की जिनमें वो सामाजिक मुद्दों के साथ अपनी एक एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ रहे थे। इन्हीं तमाम फिल्मों के बाद साल 2023 में लियो फिल्म आई, जिसमें एक बार फिर थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को साथ देखा गया और दोनों को लेकर फिर से कई अफवाहें उड़ने लगी। ये सिलसिला तब और बढ़ा जब नॉर्वे के ओस्लो में दोनों की साथ टहलते हुए तस्वीरें वायरल हुई। फिर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि इस तरह की एक फोटो और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां, बातें, और इन सब के जरिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि दोनों साथ हैं, और इस वजह से भी ये एक पॉलिटिकल हथियार बनता चला गया। मतलब विजय को टारगेट करना है तो त्रिशा पर हमला कीजिए। हालांकि विजय और त्रिशा ने इन खबरों को कभी सार्वजनिक रूप से खुद कभी नहीं स्वीकारा है, और इसी दौरान त्रिशा के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा, खींचने लगा। उससे भी जो लोग चाहते थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। थलपति विजय के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें द बेस्टेस्ट लिखकर शुभकामनाएं दी। जबकि 2024 में विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गोट रिलीज हुई, और इस फिल्म में त्रिशा का छोटा सा कैमियो था, लेकिन उन्होंने विजय के साथ वही मशहूर अप्पड़ी पोडू वाला डांस स्टेप दोहराया जिसने 20 साल पहले घिल्ली को यादगार बनाया था। फिल्मों के अलावा भी दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरें काफी चर्चा में रही। 4 मई को जब विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी दिन त्रिशा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। कई लोगों ने इसे विजय की जीत से जोड़कर देखा, लेकिन इसकी भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। ना त्रिशा ने कहा है कुछ, ना थलपति विजय ने। सीएम विजय 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी त्रिशा मौजूद थी, और 23 जुलाई 2026 को उन्हें चेन्नई के रोहिणी थिएटर में विजय की फिल्म जन नायकन देखते हुए भी देखा गया, जिसके कारण जो नेता मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की राजनीति के विरोध करते हैं, वो नेता उनके समर्थक त्रिशा कृष्णन पर गंदी राजनीति और सोशल मीडिया पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये राजनीति आज भी जारी है।
जबकि हमें हैरानी होती है कि हर बार राजनीति में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाती हैं, या महिलाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है। यहां यह भी सोचे कि जिस मंच पर तमिलनाडु के किसानों की बात होनी चाहिए थी, वहां उदयनिधि स्टालिन ने लाखों किसानों का नुकसान किया। आप इन तस्वीरों को देखिए जो तिरुचिरापल्ली से आई हैं, और वहां किसानों ने अपने शरीर को रेत में जिंदा गाड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। और ऐसा उन्होंने किसी नाटक के लिए नहीं किया है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया ताकि सरकारों को यह बता सकें कि अगर उन्हें कावेरी का पानी नहीं मिला तो उनकी खेती भी जिंदा दफन हो जाएगी, उनके परिवारों का भविष्य भी दफन हो जाएगा। यानी यह मुद्दा राजनीति का नहीं है, ना ही ये किसी मुख्यमंत्री की दोस्त को लेकर टिप्पणी करने का है या हल्के अंदाज में हंसने का है और डबल मीनिंग जोक्स का है। ये लाखों किसानों की रोजी रोटी है। लेकिन अफसोस, इस गंभीर मुद्दे पर बात होने के बजाय उदयनिधि स्टालिन इस चर्चा को कृष्णा कृष्णन पर लेकर चले गए। वहां पर नारे लगे, उन्होंने भीड़ को रोकने की बजाय उस पर एक ऐसी डबल मीनिंग की टिप्पणी की। फिर मामला बढ़ा, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद से अब रिहाई हुई है और अब माला पहनाया जा रहा है। आज हम आपको इन किसानों की पीड़ा भी दिखाना चाहते हैं जिनका आंदोलन कभी हेडलाइन नहीं बन पाता। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लाखों लोगों किसानों की जिंदगी चलाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कोडगु जिले के तल कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका कुल क्षेत्र करीब 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे अहम बात यह है कि कावेरी नदी के पूरे बेसिन का लगभग 2/3 हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दक्षिण भारत के लाखों किसानों के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी जीवन रेखा है। लेकिन यही नदी कई दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की वजह भी बनी हुई है। और यहां आप कारण भी समझिए। कावेरी नदी का जन्म कर्नाटक में होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बहता है और दोनों राज्यों की खेती इसी पानी पर निर्भर है। बारिश अच्छी होती है तब विवाद कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश कम होती है दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। कई साल तक ये मामला अदालतों में चलता रहा, कई बार हिंसा हुई, कई लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान तक गंवाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया। कोर्ट ने कहा कि हर साल तय मात्रा में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सीमा पर बिलीगुंडलू नाम की जगह तय की गई, जहां यह मापा जाता है कि वास्तव में कितना पानी छोड़ा गया है। अब आप पूछेंगे कि जब बंटवारे की व्यवस्था तय है तो फिर विवाद क्या है? तो कारण है वो भी समझिए। 28 जुलाई 2026 को दिल्ली में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC की बैठक हुई। कमेटी ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वो 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक रोज इतना एक लिमिटेड जो क्यूसेक पानी है, रोजाना 3500 क्यूसेक पानी जो है वो तमिलनाडु के लिए छोड़े। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु के करीब 4,500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिल जाता। लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि आदेश 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का था, लेकिन सीमा पर सिर्फ 158 से 550 क्यूसेक पानी ही पहुंचा। यानी जितना पानी मिलना चाहिए था उसका एक छोटा सा हिस्सा मिला। इसी वजह से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार की मांग है कि कर्नाटक को तय हिस्से का पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए, कावेरी समझौते का पालन कराया जाए। यहां यह भी सवाल है कि क्या कर्नाटक जानबूझकर पानी रोकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस साल पूरे दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। कर्नाटक में करीब 19%, तमिलनाडु में 13%, केरल में 23%, पुडुचेरी में 55% तक कम बारिश दर्ज की गई है। यानी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरा दक्षिण भारत पानी की कमी से जूझ रहा है। कर्नाटक का कहना है कि उसके बड़े बांध इस बार भर ही नहीं पाए। दावा है कि कावेरी में आने वाला पानी पिछले 30 साल से औसतन करीब 66% कम है। और यही वजह है कि पहले उसे अपने शहरों और गांवों के लिए पानी को बचाना पड़ रहा है और तमिलनाडु के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन मुसीबत तो किसानों की है जो तमिलनाडु में इस पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मिट्टी में अपने शरीर को गाड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर कर्नाटक की मजबूरी है तो तमिलनाडु की भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है। उनके किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। तमिलनाडु को कावेरी डेल्टा को, तमिलनाडु का जो एक पूरा कावेरी डेल्टा है
उसको तमिलनाडु का राइस बोल यानी धान का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता है। अब ऐसे में उनके सामने क्या स्थिति है? अगर इसी समय कर्नाटक से पानी नहीं आया तो पूरी फसल समझ लीजिए कि खतरे में पड़ गई। पिछले साल समय पर पानी मिलने से करीब 7 लाख एकड़ में खेती हुई थी, लेकिन इस साल अब तक बहुत कम हुआ है। लाखों किसानों की आय, उनकी साल भर की मेहनत दांव पर लगी हुई है और इसीलिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है। ज्यादा असर तंजावुर पूरे कावेरी डेल्टा पर पड़ा है। तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है और इस तंजावुर में जाकर उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया वो आपने देख ही लिया। खैर, तमिलनाडु में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा और ऐसा न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे होंगे जो कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हीं में से एक है झारखंड का जेनजी आंदोलन। पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली के उसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ जिस पर जंतर मंतर का आंदोलन हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर कई नेता, कई राजनीतिक पार्टियां, कई कलाकार, बहुत सारे लोग वैसी चिंता नहीं जता रहे जैसी चिंता उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर जताई थी। जबकि दोनों आंदोलन और आंदोलनों का मुद्दा एक जैसा है, छात्र बैठे हैं। झारखंड में तो जो जेनजी युवा आंदोलन पर बैठे हैं उनमें 90% ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी की थी और अपने कई साल इन परीक्षाओं को उन्होंने दे दिए थे। लेकिन आज इन छात्रों की डीपी लगाने वाला, इनकी रील्स शेयर करने वाला, इनके मुद्दों पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने वाला दिख नहीं रहा। ना नेता, ना कलाकार, ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स। ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है और ये छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें बारिश के बीच भी ये छात्र ऐसे तिरपाल के नीचे ठिठुरते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन छात्रों की नाराजगी विपक्ष के उन नेताओं से भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सक्रिय थे, लेकिन रांची के इस आंदोलन पर उन्होंने एक भी पोस्ट या बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी पोस्ट नहीं की जंतर मंतर पर। आंदोलन जो हुआ उस पर वो लगातार आंदोलन करते रहे। वो खुद भी, हालांकि वो जंतर मंतर नहीं गए थे, लेकिन वो गांधी स्मृति गए, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया। झारखंड के इस आंदोलन पर उनकी तरफ से अब तक एक भी बयान नहीं आया है। ये भी तब हुआ है जब झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के 4 नेता हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने हुए हैं और खुद हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाया। उनकी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा 10 से ज्यादा बार जंतर मंतर के आंदोलन में मंच पर दिखने वाले अरविंद केजरीवाल, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जंतर मंतर जाने वाले जो कई शिवसेना गुट के जैसे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, इस आंदोलन पर अभी कुछ भी बोलते हुए नहीं पाए गए हैं। ये सारे वो विपक्षी नेता हैं जो जंतर मंतर के आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जंतर मंतर के आंदोलन में बोलना, उनको समर्थन देना वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि छात्र निकले थे और वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से थक हार कर निकले थे, जहां पर पेपर लीक के बाद पेपर लीक और उनके पूरे भविष्य पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, तब वो जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस वक्त झारखंड में। उन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी था, वो पेपर लीक के खिलाफ थे। आज इन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी है। झारखंड का यह आंदोलन भी परीक्षा में धांधली के खिलाफ है, लेकिन अगर इसके समर्थन में कोई नहीं आता है तो सवाल खड़े होते हैं। यहां बात सिर्फ विपक्षी नेताओं की नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए तो इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे कलाकार भी थे, बहुत सारे समाज से जुड़े हुए लोग थे जो जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन वो भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों की हैं, इन्फ्लुएंसर्स की हैं जो उस पर खूब बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो नदारत है। और ये सोचिए कि ये छात्र कौन है। ये बीजेपी के छात्र नहीं है जो इनका समर्थन ना किया जाए। इनमें कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को जिताने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब यही छात्र कहते हैं कि आज जब इन्हें इंसाफ की जरूरत है, इन्हें एक स्टेडियम में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है।
सुनिए। में जो नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। पीसीएस का मुझे लगता है ना, मेरा सपना टूट गया। वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है, तो कहीं न कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज तो बन ही गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते, बेटा 2022 लास्ट है। हमको भी बहुत टाइम मिला ऐसे बोलकर 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। बात करना छोड़ दिए, घर नहीं बात करते हैं, अब घर जाना छोड़ दिए। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं। कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे? रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं। नामैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है? हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं, किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा व्यवस्था है। हम छात्र काफ़ी परेशान हैं, हमारी बातों को सुनिए। आज हमारी मांगे मान लीजिए, हम कल से लाइब्रेरी में होंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी या क्रांतिकारी या हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्होंने रांची में धरने पर बैठे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है और ये कहा है कि वो जल्द वहां आने की कोशिश करेंगे। कल यानी 5 अगस्त से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए दिल्ली से कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद झारखंड के आंदोलन में शामिल होने जाएंगे या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है। इस बीच झारखंड में पिछले 11 दिनों से चल रहा छात्रों का यह आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐलान किया है कि वो इसी 10 अगस्त को रांची में झारखंड विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में बड़े सुधार करने, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पिछली परीक्षाओं में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि वो सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से परीक्षाओं में धांधली की जांच कराना चाहते हैं और यही अभी पूरा पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो मामला भी ईडी ने दर्ज किया था। ऐसे में झारखंड सरकार को डर यही है कि अगर उसने सीबीआई को ये जांच सौंप दी तो केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड की परीक्षाओं में जांच करने का मौका मिलेगा और उससे आरोप है कि केंद्र सरकार का दखल झारखंड में बढ़ सकता है। तो दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए और इसी मांग को लेकर ये पूरा आंदोलन फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। यहाँ ये भी देखिए कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को झारखंड सरकार या सीआईडी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी साल 12 अप्रैल को जब एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई तब पुलिस को यह खबर मिली कि रांची के पास एक निर्माणाधीन इमारत में कई लड़के इकट्ठा हुए जिन्हें परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जब जांच हुई तो इस इमारत के अंदर 166 लोग मिले। इनमें कई छात्र थे और बाकी सॉल्वर गैंग के लोग थे जो 10 लाख रुपए लेकर कई लोगों को परीक्षा में आने वाले सवाल बताने, जवाब याद कराने का दावा कर रहे थे। जब यह मामला खुला तो कई छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और इसमें बिहार का अतुल वत्स मास्टरमाइंड है, लेकिन सरकार और पुलिस ने छात्रों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
ये कह दिया है कि ये मामला छात्रों से ठगी का है, ना कि पेपर लीक, और इसी के बाद कई छात्रों ने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि झारखंड के हर बार पेपर लीक होता है और हर बार इस मामले को पुलिस से दबा दिया जाता है और विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है। लेकिन अब इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे और यही मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग जो छात्र वहां पर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कई लोग स्वेच्छा से अपनी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और छात्रों ने भी कहा है कि वो मरते दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। कार हमारी ऐसी नौबत कर दी है, अस्पताल लेके आप भीख मांगना पड़ रहा इस सरकार का जैसा रवैया उससे दुख भी बहुत है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे 10वां 11वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई किसी ने पहल नहीं लिया है। सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का होता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज। 10 तारीख का हम लोग का कॉल है विधानसभा घेराव का। हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उबड़ेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था। सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे। सरकार से ये कहना चाहूंगी कि हम आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें मजबूर किया है तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। का जो आरोप है कि सीटें बेच दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। रहजनों से कोई गिला नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी सेक्रेटरी, दे ऑल आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, दे आर द बाय प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहली बार कोई बयान दिया है और ये कहा है कि छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा। वो प्रदर्शनकारी छात्रों से जल्द संवाद करेंगे। सुनिए। छात्र लोग आपसे 2 वोट की उम्मीद कर रहे हो लगातार। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। सर, कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? वो डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर पर? सरकार से वो डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। और अब हम कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ उपद्रव की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसके लिए शिव भक्त जो है वो गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। गंगा जल लाने के इस पूरे संघर्ष को भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा कहा जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि लगभग हर साल कांवड़ खंडित होने की वजह से कांवड़िए कई जगहों पर नाराज होते हैं और इस बार भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। सबसे बड़ी तस्वीर मेरठ से आई है, जहां पर कांवड़ियों के 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें एक गुट ने पुलिस वैन में बैठे दूसरे कांवड़िए को खींचकर मारपीट का आरोप लगा है और दर्जनों कांवड़ियों की भीड़ ने फिर आरोप के मुताबिक पुलिस के सामने भी जो हंगामा किया है। कांवड़ियों द्वारा हो रही इस मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि पिटने वाले व्यक्ति पुलिसकर्मी थे, लेकिन ये गलत है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए निकले 2 गुटों की में ये मारपीट हुई थी, जिसमें एक गुट गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहा था, दूसरा गुट कांवड़ लेकर वापस लौट रहा था और पुलिस कह रही है कि इनकी आपस की लड़ाई है।
सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कावड़ियों द्वारा मेरठ पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पे पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले रुड़की में भी कावड़ियों के उपद्रव का मामला सामने आया। यहाँ पर भी मामला कावड़ियों के बीच लड़ाई का था। कावड़ियों की गाड़ी की टक्कर सड़क पर कावड़ लेकर जा रहे दूसरे कावड़ियों से हो गई थी। इस बात से नाराज कावड़ियों की भीड़ ने कार चालक को बुरी तरह पीटा, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन वो हंगामा करने वाले कावड़ियों को रोक नहीं पाए। गाजियाबाद में कई जगह केस सामने आया है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस ने कावड़ को टक्कर लगाई, जिसके बाद हंगामा हुआ। इस हादसे में कावड़ को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई कावड़िए इस पर नाराज हुए और सड़क पर जाम लग गया। काफी देर बाद जाकर यह हंगामा शांत हुआ। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आखिर कावड़ लेकर आने वाले कावड़िए छोटी सी टक्कर या विवाद पे क्यों, लेकिन दरअसल अगर आप देखिए तो इस तरह की घटनाएं कई सामने आ रही हैं और कावड़ खंडित होने की बात जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बवाल का कारण बन जाती है। दरअसल कावड़ यात्रा में कावड़ का खंडित होना संकल्प के टूटने जैसा होता है। कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त गंगाजल से शिवलिंग पर अभिषेक करने का प्रण लेते हैं। अगर किसी कारण से यात्रा के दौरान उनकी कावड़ खंडित हो जाती है तो शिव का अभिषेक करने का उनका संकल्प टूटता है और इसी वजह से कई बार कावड़िए भड़कते हैं। कावड़ के खंडित होने से मतलब है किसी भी कारण से कावड़ का टूटना, जमीन पर गिरना, कावड़ में लाए जा रहे गंगाजल का जमीन पर गिर जाना, बह जाना और या फिर डाक कावड़ लाने वाले कावड़ियों का रास्ता रुक जाना। कई बार वाहनों की टक्कर, जाम, भीड़ की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है और तब कावड़ को खंडित मानकर जो कावड़िए हैं वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पर कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आम लोग भी सड़कों पर जा रहे हैं और वहां से भी जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं वो कई बार रोड क्रॉस करते हैं या सामने से जाते हैं या बगल से जाते हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर एक कॉरिडोर जैसा अगर बने तो शायद उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो पाए, जिससे अन्य वाहनों की एंट्री बंद हो और उनके लिए एक रास्ता भी बन जाएगा और जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ना होने की वजह से कई बार कावड़ यात्रा वाहनों की चपेट में आ जाते हैं और इससे कावड़ के खंडित होने का भी भय रहता है और इसके साथ कावड़ यात्रियों की जान जाने का भी एक खतरा रहता है। हरिद्वार के पास ऐसा एक हादसा हुआ है। सड़क पर जा रहे कावड़ियों को एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। टक्कर मारने के बाद आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन इस हादसे में कावड़ियों को काफी चोटें आई हैं। कई कावड़ियों ने यह भी माना है कि अगर यात्रा के लिए सड़क मार्ग पर अलग से कॉरिडोर की व्यवस्था हो तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी। कावड़ यात्रा साल में एक बार होता है और सावन के महीने में होती है और लाखों शिव भक्त इसमें शामिल भी होते हैं। हर शिव भक्त अलग तरह का संकल्प लेकर कावड़ यात्रा पर निकलता है। कावड़ यात्रा के अलग रंगों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अब आपको बताएंगे कि आखिर एक लड़की, एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए आखिर क्या क्या करे, आखिर कहां जाए। उसने स्कूल बदला, रास्ता बदला, पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई और तो और समाज के दबाव में आकर पंचायत में समझौता भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वो इस दरिंदे की नजरों से बच नहीं पाई। फरीदाबाद से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी व्यवस्था के उन तमाम दावों पर बड़ा सवालिया निशान है जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं, लेकिन उनके साथ क्या करते हैं वो देखिए। फरीदाबाद का सिकरौना इलाका, एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर महिला टीचर की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। यह आरोपी काफी दिनों से इस टीचर के पीछे पड़ा हुआ था। ये महिला इससे बिल्कुल भी मिलना या बात नहीं करना चाहती थी। आरोपी मुंह को ढककर स्कूल पहुंचा, खुद को महिला टीचर के पति के रूप में पेश किया और बहाने से क्लास से बाहर बुलाया। जैसे ही महिला क्लासरूम से मेन गेट की तरफ पहुंची, आरोपी अमित ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ खींचा, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। उसने महिला पर 34 बार चाकू से हमला किया।
मौके पर पहुंचने के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल भी महिला को बचा नहीं पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटों बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये खूनी खेल अचानक नहीं खेला गया था, ये गहरी साजिश का नतीजा था। आरोपी 21 साल का अमित है, जो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और दूध बेचने का काम करता है। वो संध्या से पिछले 2 साल से संध्या को जानता था। संध्या उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अमित एक तरफा सनक में उसका लगातार पीछा कर रहा था। यहीं से शुरू होती है एक महिला की, उसकी वो पूरी लड़ाई की कहानी जो उसने खुद को बचाने के लिए लड़ी। ये महिला पहले आरोपी के गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी। यहीं से वो संपर्क में आया और तंग करने लगा। परेशान होकर इस टीचर ने 1 साल पहले दूसरे गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपना रास्ता, अपनी टाइमिंग तक बदल ली ताकि उस दरिंदे का साया भी उस पर ना पड़े। इस कहानी का सबसे दर्दनाक और विचलित करने वाला पहलू जानते हैं क्या है? वो दौर है जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्यादा परेशान ना हो। स्वभाव चंदन जैसा रखोगे तो सांपों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। नमस्कार।